अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन। तो जनाब प्रूफ करेंगे इसको मैथमेटिकली, सारा देखेंगे डिटेल के अंदर। बड़ा सादा सादा सा कंसेप्ट है। तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन में क्या है, इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये है कि अल्फा और बीटा अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं जे एन एक्स की, यानी बेसल फंक्शन की, इक्वल टू जीरो, तो तब हम कहेंगे इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 से 1 तक है, जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल। इसके दो जवाब मुमकिनात में है। इस सारे इंटीग्रल का जवाब 0 आएगा अगर अल्फा और बीटा बराबर ना हुए, और इस सारे का जवाब 1/2 जे स्केयर एन प्लस 1 अल्फा आएगा अगर अल्फा और बीटा बराबर हुए। तो ये जनाब अब हमारे पास स्टेटमेंट है जिससे हम ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन कहते हैं। प्रूफ हो जाएगा अगर इस चीज को वो सेटिस्फाई करते हैं। तो जनाब स्टेटमेंट समझ आ गई कि अल्फा और बीटा टू डिस्टिंक्ट रूट हैं, जे एन एक्स के बराबर हैं वो 0 के, और आपके पास इंटीग्रल है 0 से 1 लिमिट के साथ जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स एक्स डी एक्स बराबर आएगा किसके, 0 के। अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं है, बराबर आएगा 1/2 जे स्क्वायर एन प्लस 1 अल्फा के अगर अल्फा और बीटा बराबर है। तो जनाब शुरू करते हैं, आराम आराम से चलते हैं। बेसल फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी, वो क्या थी? एक्स स्क्वायर डी वाई स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब बेसल फंक्शन पढ़ा था तो इसे पढ़ा था, और उसका सॉल्यूशन जो आया था जिससे हमने बेसल फंक्शन कहा था वो किसके बराबर आया था? y इज इक्वलेंट जे एन एक्स। याद आया? तो अब आप इक्वेशन देखो और उसका सॉल्यूशन देखो। x यहां पे अकेला है तो जे एन एक्स आ गया, ठीक है, और यहां पे जो डिफरेंशियल चाह रहा था y का चाह रहा था। अब इसको जरा उल्टे पैराए में सोचते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू जे एन के एक्स, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी? तो आप कहेंगे x के साथ k भी आ रहा है तो आप x के साथ k लगा दो, चूंकि x का स्क्वायर है तो k का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक होगी बात? तो ये चीज अब आपने इससे एक तरह से अंडरस्टूड मीनिंग्स में ली, जो हमने ड्राइव किया था बेसल फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका जो सॉल्यूशन आया था उससे ये समझा। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि x के साथ k लिखा हुआ है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें x के साथ k आ जाएगा, और चूंकि x स्क्वायर है तो k का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी सोच पे इसी सोच पे अगर हम कहें कि भाई अगर आपके पास सॉल्यूशन है u और वो है जे एन अल्फा एक्स, वहां पे देखो क्या था, y था सॉल्यूशन में, और अब क्या आ रहा है u, और u बराबर है जे एन अल्फा एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बननी चाहिए? तो जहां जहां y आ रहा था उसकी जगह u आ जाएगा, जहां अकेला x था उसकी जगह अल्फा x आ जाएगा, तो वो अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये लिखी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बेसल की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर अब मैंने जो उसका सॉल्यूशन माना वो ये माना u, जिसे मैंने कहा कि वो बराबर है किसके, जे एन अल्फा एक्स के। इसी सोच पे अगर मैं कहूं कि मेरा सॉल्यूशन है v इज इक्वल टू जे एन बीटा एक्स, तो अब जनाब वही मामला कि जहां y आ रहा था उसकी जगह v आ चुका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में y वाली जगह पे v प्लेस कर देंगे, और जहां x था अब उसकी जगह बीटा x है तो हम x वाले साथ लिख देंगे बीटा स्क्वायर और x स्क्वायर। उम्मीद है आपको इक्वेशन 1 और 2 समझ आ गई होगी कि कैसे ये हमने बनाई, किस सोच पे बनाई। यानी जो बेसल की डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका जो सॉल्यूशन आया था उसी को सामने मद्देनजर रखते हुए हमने ये बना लिया कि अगर ये इक्वेशन होगी तो ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक होगी बात? अब इक्वेशन जो 1 बनी है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, v ओवर x के साथ। तो जाहिर है लेफ्ट पे भी करूंगा राइट पे भी करूंगा, राइट पे तो मसला ही कोई नहीं है, राइट पे तो 0 है तो वो आपके पास वैसे ही 0 हो जाएगा। तो जब आप लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर है, तो जब आप v ओवर x से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला आपके पास वो x कट के ऊपर एक x बच जाएगा, vx आ जाएगा साथ में,
और फिर सेकंड फैक्टर में सिर्फ v आ जाएगा और v बाई एक्स जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x अंदर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर एक्स यू वी आ जाएगा आपके पास, यानी v बाहर रह गया, x ब्रैकेट के अंदर जाके ज़रब खा गया तो आपने अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर ओवर x इंटू यू वी लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, v ओवर x से। इसी सोच पे अब आप क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, u बाई एक्स से। तो अब देखो उल्टा एक तरह से कर रहे हैं, u वाले को v बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया और v वाले को u बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया u बाई एक्स से तो वो बन जाएगा ux डी स्केयर वी ओवर डी एक्स स्केयर प्लस यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस बीटा स्केयर एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर एक्स इंटू यू वी, यानी यू बाहर ही रह जाएगा, एक्स ब्रैकेट के अंदर जाके ज़रब खाएगा तो उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा, चूंकि एक्स बटे में है ना तो वो आपके पास इस तरीके में आ जाएगा। अब इक्वेशन 3 बन चुकी है, इक्वेशन 4 बन चुकी है, आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे मैंने ये बना दी। अब इक्वेशन 3 और 4 को मजीद हल करते हैं सब्ट्रैक्ट करके, 3 में से 4 माइनस कर देते हैं। तो जनाबे वाला इसका मतलब अब है ये सारा लेफ्ट वाला फंक्शन, तो आप क्या करोगे, सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो डी स्केयर यू ओवर डी एक्स स्केयर वाला फैक्टर है, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल से सब्ट्रैक्ट करोगे, डी यू ओवर डी एक्स को वाले को सिंगल डिफरेंशियल को सिंगल डिफरेंशियल से और यू वी वाले को इससे। तो अब आप देखो एक पैटर्न सा बन रहा है, मैंने ब्रैकेट्स लगा दी हैं कि फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर से माइनस कर दिया, सेकंड फैक्टर को सेकंड फैक्टर से माइनस कर दिया और लास्ट वाले फैक्टर को लास्ट वाले फैक्टर से माइनस कर दिया। समझ आ गई बात। अब इसको थोड़ी सी सिमेट्री पॉइंट से लेके देखते हैं। तो आप देखो ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें x है, कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बच गया v डी स्केयर यू ओवर डी एक्स स्केयर माइनस यू डी स्केयर v ओवर डी एक्स स्केयर, और ये फैक्टर इसको कुछ नहीं किया, ये ऐसे लिख दिया है। अब जब आप ब्रैकेटें खोलेंगे तो आप कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं, आप u v कॉमन ले लो तो आप देखोगे जब आप ब्रैकेट्स खोलोगे तो n बाई एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो n बाई एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा तो वो कट जाएगा वो फैक्टर, तो अल्फा स्केयर एक्स माइनस बीटा स्केयर एक्स बचना था, x कॉमन ले लिया साथ में तो u v x आ गया और अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर बचेगा इस पूरी ब्रैकेट से। तो जनाब अब अगले स्टेप में मैं दो काम अभी एक काम ही करते हैं, वो क्या जनाब कि आपके पास इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकते हो कि बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, ठीक होगी बात। तो अब आपने इसका ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे लिखा है, अगले स्टेप में और कोई फालतू काम नहीं किया। अब जरा इस वाले पहले दो फैक्टर्स को देखो, अगर मैं कहूं कि जरा गौर करो कि ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे x है और सेकंड फैक्टर आपके पास कौन है, v डी स्केयर u ओवर डी एक्स स्केयर माइनस डी u आ जाएगा डी स्केयर v ओवर डी एक्स स्केयर प्लस अब फर्स्ट वाला फैक्टर का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल यहाँ पे समझो 1 है, ठीक होगी बात। तो आपकी आसानी के लिए अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 1 लिख दूं तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी चीजें मजीद। तो क्या अब आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट फैक्टर था, ये सेकंड, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड वैसे ही आ जाएगा। तो क्या आप इसे प्रोडक्ट रूल की मदद से समझ सकते हैं कि ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है किसका, तो वो फंक्शन ये बनेगा x इंटू वी डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू डी वी ओवर डी एक्स, यानी अगर आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले दो फैक्टर ही बन जाएंगे ना। तो अब आप इन्हें इन दोनों को इकट्ठा करके इस तरह डी ओवर डी एक्स के पैटर्न पे लिख दिया और ये नेगेटिव था दूसरी तरफ चला गया तो पॉजिटिव हो गया, यानी इस स्टेप में हमने दो काम किए हैं, क्या कि ये नेगेटिव वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले गए राइट हैंड पे तो पॉजिटिव हो गया और यहां पे इसको प्रोडक्ट रूल के पैटर्न पे लिख दिया। समझ आ गई बात। तो ये पहले दोनों को हमने इस तरीके से समझ लिया कि फर्स्ट फैक्टर सेकंड का डिफरेंशियल फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड वैसे ही लिख दिया। ओके, इसमें ये करके फिर इसे इस पैटर्न पे ले आए। अब जनाब यहाँ पे बीटा स्केयर जो अल्फा स्केयर था राइट साइड पे इसे लेफ्ट पे ले जाते हैं तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डेट इज इक्वेशन नंबर 5 आपके पास बन गई यू वी एक्स के पैटर्न पे। तो अब हम जानते हैं u मैंने किसके बराबर सोचा था, आपको अगर मैं पीछे थोड़ा सा ले जाऊं तो आपने जब सॉल्यूशन देखा था तो u बराबर आया था किसके, jn अल्फा x, वो इक्वेशन नंबर 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन था, और इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, v था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, jn बीटा x। तो यही u और v मैंने नीचे लिखे हैं।
क्यों लिखे हैं? क्योंकि इक्वेशन नंबर जब 5 आई है इसमें u और v आ रहे हैं, इसमें आपके पास u और v आ रहे हैं, तो मुझे हर जगह पे u और v की वैल्यू लगानी है इक्वेशन नंबर 5 में। तो 1 ओवर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, d ओवर dx, x की जगह x आ जाएगा, v की जगह बताओ क्या लिखेंगे, तो जे एन बीटा x आ गया। फिर आगे du ओवर dx, यानी कि इसका डिफरेंशियल लेके लिखना है आपने। तो देखो मैंने क्या लिखा, जे प्राइम एन अल्फा एक्स, और आगे फिर ब्रैकेट वाली चीज का डिफरेंशियल उठाया तो वो अल्फा आ गया, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इस चीज को। समझ आ गई ना बात? और फिर फार्मूले का माइनस आ गया, यू किया है तो जे एन अल्फा एक्स, और आगे क्या है डीवी ओवर डी एक्स, तो वी का डिफरेंशियल देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, बीटा आ जाएगा बाहर और आ जाएगा जे प्राइम एन बीटा एक्स, इसे भी ब्रैकेट में लिख दिया है। और फिर आगे क्या है एक्स, और यू की वैल्यू लगा दी और आपने वी की वैल्यू लगा दी। ठीक होगी बात? तो अब आपको समझ आ गई कि u और v की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में प्लेस की है, जहां डिफरेंशियल था वहां डिफरेंशियल बना के लिख दिया है, और बाकी जस्ट वैल्यूज प्लेस हो गई हैं। अब अगले स्टेप में क्या किया कि अब आप क्या करो कि जनाब इसमें ब्रैकेट्स ओपन कर दो। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये अल्फा आ जाएगा जे एन बीटा एक्स, जे प्राइम अल्फा एक्स आ जाएगा। जस्ट ये ब्रैकेट्स ओपन करके लिखी हैं और कोई अजाफी काम नहीं किया इस स्टेप के अंदर। ठीक है, इनको ब्रैकेट से आजाद करके एक तरह से लिख दिया है। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अब आपने इंटीग्रेट करना है जनाब, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट, और लिमिट क्या देनी है? 0 से 1 तक की लिमिट के साथ। तो जनाब अब आप ऐसे करेंगे तो अब आप देखो जरा कि यहाँ पे डी ओवर डी एक्स है, तो अगर आप इंटीग्रल उठाओगे भी, इंटीग्रल लोगे भी, तो वो तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिर्फ लिमिट ही एक तरह से बचेगी आपके पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यार इंटीग्रल लग जाएगा 0 से 1, और dx के लिहाज से आप डिफरेंशियल करेंगे। तो जरा समझें इस स्टेप और इस स्टेप को जरा गौर करें, क्या यहाँ से d ओवर dx गायब होता नजर आया? मगर लिमिट्स बच गई आपकी 0 से 1, वो आप ज़ाहिर इंटीग्रल लिखेंगे तो सही ना, वो तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट्स बच जाएंगी आपकी 0 से 1। और यहाँ पे ये आपने राइट हैंड साइड पे 0 से 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स इंटू डी एक्स डाल दिया। अब जनाब लिमिट्स लगाएंगे तो जहां x आ रहा है उसकी जगह 1 लगाएंगे, 0 तो लगाने का फायदा कोई नहीं क्योंकि पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। तो आप देखो जरा कि मैंने इसे ऑर्डर जरा चेंज कर दिया, इसको अब मैंने लेफ्ट बना दिया है। तो 0 से 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा किसके? 1 ओवर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, अब 1 आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा जे एन बीटा बचेगा, जे एन प्राइम अल्फा बचेगा माइनस बीटा जे एन, जहां जहां एक्स ने 1 होना था वो 1 कर दिया, 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि होल फैक्टर 0 हो जाएगा। अब जनाब ये हमारी बेसिक इक्वेशन 6 आ गई, जहां से अब ये पूरा जो थ्योरम है जो ऑर्थोगोनैलिटी है वो खड़ा होगा। वो क्या है जनाब, पहले हमने क्या सोचना है कि अगर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, ठीक है, तो अब इक्वेशन 6 को ध्यान में रखना है कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, इसका अंदर ये बराबर, ये जो बटा है इसका कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा ना, क्योंकि ये बराबर नहीं है। आप सिर्फ राइट हैंड पे गौर करो। अब तो अब आप जब करोगे कि भाई आपके पास डिस्टिंक्ट रूट है, तो इसका मतलब जे एन अल्फा 0 होगा या जे एन बीटा 0 होगा, तो आपके पास इस जगह पे ये पूरा फैक्टर 0 हो सकता है, क्योंकि अल्फा वाला फैक्टर और बीटा वाला फैक्टर 0 करोगे तो ये पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी, तो ये पूरा जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन नंबर 6 की जो राइट हैंड साइड है वो 0 बन जाएगी, क्योंकि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रूल है। ठीक है, तो जे एन अल्फा भी 0 आएगा, जे एन बीटा भी 0 आएगा। तो ये बात तो बड़ी सादा सी समझ आती है कि भाई अगर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो तब आपने इस कंसेप्ट पे चले गए। मगर अगला हिस्सा जरा बड़ा समझने वाला है, अगर अल्फा और बीटा बराबर हैं, फिर जरा सोचो कि आपके पास अल्फा और बीटा तो डिस्टिंक्ट रूट हैं, जे एन एक्स, ये हमारा टॉपिक इसी बात से शुरू होता था कि जे एन एक्स बराबर है किसके? 0 के। तो जनाब इसका मतलब सोचो कि ब्रैकेट अभी भी 0 हो रही है और अल्फा और बीटा बराबर है, तो ये वाला फैक्टर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो 0 ओवर 0 की फॉर्म में आ रही है। पहले तो सिर्फ ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ही खत्म हुआ था ना, तो मैंने इसे सारे को 0 कर दिया। तो अब ये नीचे 1 ओवर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वाला हिस्सा भी 0 हो रहा है, क्योंकि अल्फा और बीटा तो बराबर है, तो ये 0 ओवर 0 की फॉर्म बन रही है। तो इसको एक जरा तरीके से देखते हैं अब। तो जनाब क्या है कि अगर अल्फा डिस्टिंक्ट रूल है तो हम कहेंगे जे एन एक्स बराबर 0 के होगा, तो हम कहेंगे जे एन अल्फा 0 है, हम सारे इसको पहले भी पढ़ के आए हैं। अब बीटा अगर मैं ये मानूं, अगर ये मानूं कि अल्फा प्लस एच है और अल्फा डिस्टिंक्ट रूट है और एच अप्रोचेस टू 0,
अगर h अप्रोचेस टू 0 है तो बीटा अल्फा के बराबर हो गया, यानी मेरी बात तो सही हो रही है यहाँ पे। तो अगर इस कंसेप्ट को मैं लेके चलूं कि बीटा बराबर है अल्फा प्लस h के, मगर बाउंड्री कंडीशन देनी पड़ेगी आपको, सॉरी लिमिटिंग कंडीशन देनी पड़ेगी h अप्रोचेस टू 0 की। तो जनाब इक्वेशन नंबर 6 में क्या बनने वाला है कि आपके पास जो इक्वेशन 6 है उसमें अब आप सोचने वाले हो कि जे एन अल्फा जहां आएगा उसे 0 कर दो और बीटा की जगह क्या लगा दो, अल्फा प्लस एच। तो जरा देखिएगा लिमिटिंग केस के साथ इक्वेशन 6 कैसे बन जाएगी। लिमिट आ जाएगा एच अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर बीटा आना था ना, तो बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस एच होल स्क्वायर। और यहां पे आ गया अल्फा जे एन बीटा था तो उसकी वैल्यू लग गई, ये आपके पास बीटा था यहाँ पे, और ये अल्फा जे एन अल्फा था। तो देखो मैंने जे एन अल्फा की जगह क्या लगाया, 0। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो ये पूरा फैक्टर माइनस के बाद वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपकी ये ब्रैकेट की शुरू की वैल्यू बचेगी जिसे हम इधर 1 की जगह लिख सकते हैं। अब आप इसे अरेंज कर देंगे तो अब आपने यहाँ पे लॉ ऑप्टाइल रूल लगाना है जिसमें आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एच। रूल क्या कहता है कि अगर आपकी लिमिट सेम है तो आपके पास ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल वही जवाब देगा जो आपके पास इस लिमिट का आ रहा है। तो अब आपने उसी सोच पे एच के लिहाज से आपने डेरिवेट कर देना है। तो ऊपर क्या है जनाब, अल्फा जे एन अल्फा प्लस एच है और जे एन प्राइम अल्फा है। तो आप देखो जे एन प्राइम अल्फा में तो एच आता ही नहीं है, तो इस वाले फैक्टर का आपने डिफरेंशियल ले लेना है, तो वो आपके पास यही फैक्टर आ जाएगा। नीचे क्या है, अल्फा प्लस एच होल स्क्वायर है, ये तो आपके इसमें एच नहीं है तो ये तो कांस्टेंट के तौर पे खत्म हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल होगा ही नहीं। तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे अल्फा प्लस एच तो 2 फिर अंदर जरब खाएगा तो 2 अल्फा प्लस 2 एच आ जाएगा। जब आप लिमिट का केस दोगे तो आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ बाकी चीज क्या बचेगी, 1/2 जे डैश एन या जे प्राइम एन अल्फा होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे एन अल्फा है तो ये एच 0 होने के बाद यहाँ पे भी जे एन प्राइम अल्फा ही बचेगा, तो वो स्क्वायर आ जाएगा। डेट इज इक्वेशन नंबर 7। तो ये एक यहाँ तक भी इस तरीके से भी आता है आपके पास। अब अगर हम एक रेफरेंस रिलेशन पढ़े, हमने बेजल के रेफरेंस 6 रिलेशंस पढ़े थे, तो आपने उसमें से 4th नंबर रेफरेंस रिलेशन ये था कि जे प्राइम एन एक्स बराबर है एन बाई एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस 1 एक्स के। और हम जानते हैं कि भाई आपके पास अगर हम इसे अल्फा के कंसेप्ट से पढ़ें तो जे एन अल्फा आ जाएगा आपके पास। तो वो अब आप कैसे लिख सकते हो कि भाई जे एन एक्स तो 0 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे जे एन प्लस 1 आ जाएगा, तो आप इसे माइनस जे एन प्लस 1 एक्स आ जाएगा और ये वैल्यू आपने जे प्राइम एन एक्स की जगह प्लेस कर दी है। यहाँ पे मैंने एक्स चलाया, आप अल्फा चलाएंगे तो आप सारा समझ जाएंगे इजीली, तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे लिखा था। तो आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है जनाब। तो सॉरी यहाँ पे मुझे करेक्शन कर ही देता हूं मैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना है डेट इज अल्फा और डेट इज आल्सो अल्फा। ओके, तो अब आपके पास आप समझ सकते हैं कि आपने जस्ट वहां पे रिलेशन यूज किया है, रेफरेंस रिलेशन यूज किया है, जे एन अल्फा 0 हो गया तो माइनस जे एन प्लस एक्स आ गया था, तो आपने उसको अल्फा से रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे चूंकि जे एन प्राइम अल्फा था तो उसी को वैल्यू आप प्लेस करोगे तो वो आ जाएगा जे एन प्लस 1 अल्फा की, वो वैल्यू स्क्वायर उठाएंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो जे स्क्वायर एन प्लस 1 अल्फा आ जाएगा। तो डेट इज इक्वेशन नंबर 7। ये अब आपका प्रूफ आ गया। तो आपने देखा जनाब कि आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी आपने प्रूफ की, अल्फा बराबर बीटा के भी देखा, अल्फा बराबर बीटा जब नहीं था तब भी आपने देखा, तो आपके पास दोनों सॉल्यूशन आपने प्रूफ कर दिए। तो जनाब आपको अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।